एक बार की बात है, रोहन दरबार का सदस्य बनने के लिए अपना घर छोड़कर चला गया था, लेकिन उसकी यात्रा अभी कुछ साल लंबी थी। वह एक स्वामी जी से मिलने जा रहा था, जिनके राजा से अच्छे संबंध थे। रास्ते में उसे एक भिखारी मिला जो बहुत परेशान लग रहा था। बाबा जी, क्या परेशानी है? बेटा, मुझे नहीं पता, बस अचानक चक्कर आ गया और खाना पानी की कमी के कारण मैं और भी परेशान हूँ। कृपया मेरी मदद करो बेटा। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दो। बाबा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूँगा। कैसे करोगे बेटा? रुको और देखो। यही रुको, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं यही इंतजार करूंगा। रोहन पास के जंगल में चला गया। कुछ समय बीतने पर रोहन जंगल से जड़ी बूटी लेकर बाहर आया। ये क्या है बेटा? यह दवा है बाबा। मैं कई सालों से इस दवा के बारे में जानकारी ले रहा हूँ और मैंने इसे वहीं से सीखा है। इसे लेने के बाद आपको चक्कर नहीं आएंगे। वाह भाई, ये तो बढ़िया है। तो आप ही हैं तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि मैं एक ऐसे युवक से मिला जिसका भविष्य उज्जवल है। आज मैं उससे मिला। आप कौन हैं भगवान, और आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? चाहे आप मुझे वैरागी कहें या राहगीर, यह मेरे बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। मैं बहुत खुश हूँ। आपके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन आपने सारी व्यवस्थाएं कर ली। ये आपके कौशल का प्रतीक है। आपके उत्साहवर्धक शब्दों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तभी भिखारी ने दही से भरे अपने दोनों हाथ दिखाए। ये क्या है बाबा? अगर तुम मेरे बाएं हाथ का दही खाओगे तो तुम्हें धन मिलेगा, और अगर तुम मेरे दाएं हाथ का दही खाओगे तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा। ठीक है, लेकिन धन बड़ा है या ज्ञान, ये उनका अपना मामला है। कहीं धन बड़ा है तो कहीं ज्ञान। ठीक है, पर क्या मैं चक्कर बताऊं कि कौन सा सही है? रोहन ने दोनों बर्तनों का दही खा लिया। तुम्हें दोनों बर्तनों का दही खाने को किसने कहा? किसी ने नहीं कहा कि मुझे सिर्फ एक ही पीना है बाबा। और वैसे भी तुमने दोनों बर्तनों का दही बराबर रखा था। फिर मैं कैसे जानूं कि कौन सा बर्तन ज्यादा अच्छा है? तुम बहुत होशियार हो बेटा। यह चतुराई तुम्हारी बुद्धि से भी अधिक प्रसिद्ध होगी। तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। जाओ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रणाम बाबा। यह कहकर रोहन अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। कुछ दिनों की यात्रा पूरी करने के बाद रोहन स्वामी जी के घर पहुंचा। रोहन स्वामी जी के कमरे में बैठा और उनसे बोला, स्वामी जी, मैं राजा राम कृपा के दरबार का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि वह बहुत बुद्धिमान और दयालु राजा हैं। हाँ रोहन, वह राजा बहुत अच्छा है। उसमें राजा के सभी गुण हैं। लेकिन तुम उसके घर जाकर क्या करना चाहते हो? मैं कुछ नहीं करना चाहता स्वामी जी। मुझे तो यह लगता है कि वहाँ जिंदगी मजेदार होगी, और मुझे लिखने का भी बहुत शौक है। रोहन ने अपने बैग से एक किताब निकाली और स्वामी जी को दे दी। थोड़ी देर पढ़ने के बाद स्वामी जी ने कहा, रोहन, क्या तुमने सच में ये किताब लिखी है? हाँ बिल्कुल, ये किताब उच्चतम गुणवत्ता की है। अगर तुमने सच में यह किताब लिखी है तो तुम बहुत बुद्धिमान हो। ये सब भगवान की कृपा है स्वामी जी। आप ही बताइए, मैं राजा राम कृपा से कब मिल सकता हूँ? धैर्य रख बेटा, पहले मैं वहाँ जाऊंगा, फिर मैं मौका देखकर किसी और को वहाँ से भेजूंगा और आपको वहाँ बुला लूंगा। जैसा आप कहें स्वामी जी। तब तक मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में ही रहूंगा। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। रोहन स्वामी जी का बहुत सम्मान करता था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि स्वामी जी उनकी किताब का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कई दिन बीत गए, लेकिन स्वामी जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। रोहन ने सोचा कि अब उसे जाना चाहिए, और किशन राजा रामकृपा से मिलने के लिए निकल पड़ा। स्वामी जी शायद काम में बहुत व्यस्त रहे होंगे, इसीलिए वह मेरे पास किसी को नहीं भेज सका। जब मैं वहाँ उससे मिलूंगा तो उससे पूछ लूंगा।
रोहन महल के दरवाजे पर पहुंच गया और एक पहरेदार ने उसे रोककर पूछताछ की, क्यों भाई, तुम किस काम से आए हो? मैं किसी काम से नहीं आया हूँ, मैं तो बस तुम्हें अपनी कुछ किताबें दिखाने आया हूँ और मुझे अपने राजा से मिलने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत बुद्धिमान दिखते हो, तुम्हारी किताबें जरूर बहुत अच्छी होंगी, तुम्हें अंदर भेजा जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। और वो क्या है? तुम्हें जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा तुम्हें मुझे देना होगा। रोहन ने कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है भाई, इनाम का आधा हिस्सा तुम्हारा है। अब क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? तुम बहुत समझदार हो, जाओ जाओ। 1 महीने बाद रोहन राजा रामकृपा के सामने पहुँचा। क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आए हो? अपनी परेशानी बताओ। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो बस मिलने आया हूँ मेरे राजा, और मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता था। हर कोई मेरे पास अपनी परेशानियां लेकर आता है, लेकिन तुम मुझसे मिलने आए हो। हाँ, मैंने तुमसे बात करने के बारे में सोचा। बताओ, तुम क्या कहने आए हो? रोहन ने राजा रामकृपा से कुछ देर तक बातें की और उसे किताबों के बारे में बताया और अपनी कुछ कहानियों के बारे में भी बताया। लेकिन एक कहानी सुनकर राजा रामकृपा का होश उड़ गया और उन्होंने रोहन से पूछा, मैंने तुम्हारी बातें सुनी और आपकी किताबें बहुत अच्छी हैं। इनमें से एक किताब दवाइयों के बारे में है। यह हमारे स्वामी जी की किताब है। क्या तुम यहाँ धोखा देने आए हो? तुम क्या कह रहे हो राजा? मैंने यह किताब लिखी है और मैंने यह किताब स्वामी जी को दी थी आपको इस किताब के बारे में बताने का, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कोई और साजिश चल रही है। तो तुम्हारा मतलब है कि यह किताब तुम्हारी है और स्वामी जी धोखेबाज हैं? हाँ राजा, तुम उसे बुलाओ, मैं अभी साबित कर दूंगा। मेरे पास एक तरकीब है जिससे सब कुछ साफ हो जाएगा। रोहन ने राजा रामकृपा को सारी बात बताई। यह सुनकर राजा रामकृपा बहुत खुश हुए और उन्होंने रोहन की बात मान ली और स्वामी जी को बुलाया। स्वामी जी को बुलाओ। कुछ देर में स्वामी जी दरबार में आए और रोहन को देखकर चौंक गए। नमस्कार राजा, क्या आप किशन को जानते हैं? और जो किताब आपने मुझे दिखाई थी, क्या वह किशन की थी? नहीं राजा, ये मेरी किताब है। इस लड़के ने 1 महीने पहले मुझसे यह किताब चुराई थी। राजा, अगर आप 2 लोगों को लेकर आएं जिनका इलाज करना है, तब यह साबित हो जाएगा कि यह किताब किसकी है। हाँ महाराज, मैं भी तैयार हूँ। 2 लोगों को बुलाया जाता है, दोनों अपनी बीमारी बताते हैं और स्वामी जी इलाज शुरू करते हैं। लेकिन रोहन वहीं खड़ा रहता है, वह कोई इलाज नहीं कर रहा है। मैं पहले से ही जानता था कि यह किताब उसकी नहीं है। इतनी छोटी उम्र में ऐसी किताब कौन लिख सकता है? जैसे ही स्वामी जी ने अपना इलाज खत्म किया, राजा रामकृपा ने कहा, स्वामी जी को गिरफ्तार करो। आप क्या कर रहे हैं? स्वामी जी, आपने किताब पढ़ी, लेकिन आप यह नहीं सीख पाए कि जो व्यक्ति पहले से ही ठीक है उसे इलाज की जरूरत नहीं है। दरअसल रोहन ही ऐसे 2 लोगों को लेकर आया था। आप क्या कर रहे हैं? स्वामी जी, आपने किताब पढ़ी, लेकिन आप नहीं सीख पाए कि जो व्यक्ति पहले से ही ठीक है उसे इलाज की जरूरत नहीं है। दरअसल रोहन ही ऐसे 2 लोगों को लेकर आया था। अगर स्वामी जी धोखेबाज हैं तो वे फंस जाएंगे, और अगर उन्हें यह बात समझ में आ गई तो रोहन हार मान लेंगे। नहीं, दया करो राजा, दया करो, स्वामी को ले जाओ। राजा खुश हुआ और उससे बोला, रोहन, तुम्हारी बुद्धि की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बताओ, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? तुम जो पैसे मांगोगे वो तुम्हें मिलेंगे, 100 कोड़े। क्या रोहन, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? राजा, दरअसल मैंने तुम्हारे गार्ड से वादा किया था कि मैं उसे आधा इनाम दूंगा, इसलिए मुझे 50 कोड़े दे दो और 50 गार्ड को भी। गार्ड को अंदर बुलाया गया। जैसे ही उसे इनाम के बारे में पता चला, वह रोने लगा। मुझे माफ कर दो राजा, मैं फिर कभी रिश्वत नहीं लूंगा। इसे ले जाओ और इसे इसका पूरा इनाम मिलना चाहिए। जैसे ही पहरेदार चला गया, राजा रामकृपा खुश हुए और बोले, तुमने अपनी बुद्धि का बहुत अच्छा परिचय दिया है किशन। जिस तरह भ्रष्ट लोगों द्वारा राज्य नष्ट हो जाता है, उसी तरह अगर मैं तुम्हें जाने दूं तो यह इस राज्य का नुकसान होगा। तो बताओ, क्या तुम मेरे दरबार में काम करोगे? राजा,
मैं इस दरबार में काम करने के लिए अपना घर छोड़कर आया था, लेकिन अगर मैं खुद ऐसा कहता तो मुझे घमंडी कहा जाता। और मैं यह भी जानना चाहता था, जो बातें आपके हुनर के बारे में कही जाती हैं उनमें कितनी सच्चाई है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कला और हुनर का स्वागत है आपके दरबार में, और साथ ही द्वारपाल जैसे भ्रष्ट लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तो आइए, राम कृपा के दरबार में आपका स्वागत है। इसके बाद रोहान ने जीवन भर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और राजा और राज्य की मदद की। यह कहानी एक छोटे से गांव सिपुर की, जहां लोग मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन जीते थे। इस गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। रामू के पास एक छोटा सा खेत था, जहां वह कड़ी मेहनत करता था। एक दिन रामू अपनी पत्नी कोमल के साथ खेत के लिए निकल पड़ा। कोमल, देखो, इस साल फसल बिल्कुल नहीं हुई। बारिश नहीं होने से सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, अब स्कूल में प्रवेश के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? रामू और कोमल खेत की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने भी रामू की समस्या के बारे में सुना। रामू, इस साल मौसम ने हम सबको धोखा दिया है, लेकिन उम्मीद मत खोना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ रामू, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद श्याम काका और राधा दीदी, आपकी प्रार्थनाएं हमारी मदद करेंगी। रामू, खेत में पानी की कमी है और अभी बारिश नहीं हुई। तुम पड़ोसी किसान से पानी मांगो, हम फसल बेचने के बाद उसे पैसे दे देंगे। ठीक है, तुम अब घर जाओ, मैं उससे मिलकर आता हूँ। रामू अपने पड़ोसी अमन के पास पानी मांगने गया। अमन भाई, मेरे खेत में पानी की कमी है, क्या तुम मुझे पानी दे सकते हो? मैं फसल बेचने के बाद पैसे लौटा दूंगा। रामू, मेरे खेत में कुआं होने के बावजूद भी पानी की कमी है, मैं तुम्हें पानी कैसे दे सकता हूँ? ठीक है अमन भाई, मैं समझता हूँ, धन्यवाद। कोमल और बच्चे घर पर थे, तभी रामू वापस आ गया। क्या हुआ रामू, क्या अमन पानी देने के लिए तैयार हो गया? नहीं, उसने मना कर दिया। तो अब क्या होगा? फसलें पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी। अब हमारे पास घर और बच्चों के प्रवेश के लिए पैसे भी नहीं हैं। पिताजी, क्या अब हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे? माँ, क्या अब हम स्कूल नहीं जा पाएंगे? बच्चों, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम स्कूल जरूर जाओगे। अब हम क्या करेंगे? हमें खेत में कुआं खोदना पड़ेगा, तभी हमारे खेत को पानी मिलेगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, वे कहाँ से आएगा? सीता, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करूँगा। रामू ने तय किया कि वह गांव के मुखिया से कर्जा लेगा और कुआं खोदेगा। साहब, इस साल हमारी कोई फसल नहीं हुई, हमें खेत में कुआं बनाना है, कृपया हमें कुछ कर्जा दे दो। रामू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। हाँ मुखिया जी, मैं आपकी शर्तें मानने को तैयार हूँ। रामू ने गांव के मुखिया से कर्जा लिया और खेतों में कुआं बनवाया और पानी की समस्या हल हो गई। मेहनत करके रामू ने अच्छी फसल उगाई। कोमल, देखो, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। अब हम बच्चों का एडमिशन करवा पाएंगे और घर अच्छे से चल पाएगा और मुखिया का कर्जा भी कम हो जाएगा। हाँ, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, भगवान का शुक्र है। बच्चों के स्कूल में एडमिशन का समय नज़दीक आ गया था और रामू और कोमल अपनी तैयारियों में व्यस्त थे। तभी बच्चे बाहर से घर आ गए। पापा, हमारे दोस्तों ने नए स्कूल में एडमिशन ले लिया है। हाँ, अब आप हमारा एडमिशन कब करवाएंगे? बच्चों, हम तुम दोनों का एडमिशन जल्द ही नए स्कूल में करवा देंगे, तुम चिंता मत करो, सब ठीक चल रहा है। अचानक तूफान और बारिश आ गई। क्या हुआ? मौसम ठंडा है, फिर अचानक इतनी तेज बारिश कैसे हो गई? सच में श्याम, मौसम ने धोखा दिया। अचानक आई आंधी और बारिश ने सारी फसलें नष्ट कर दी।
ऐसे मौसम में हम खेती कैसे करेंगे? किसान पूरी तरह से लाचार हैं। अचानक आई आंधी और बारिश के बाद रामू अपने खेत पर गया। उसने देखा कि उसकी सारी फसलें पानी में डूब चुकी हैं और बर्बाद हो गई हैं। हे भगवान, यह क्या हो गया? सारी तैयार फसलें बर्बाद हो गई हैं। यह क्या हो रहा है? जब मुझे पानी की जरूरत थी तब बारिश नहीं आई, और जब मैंने मुखिया से कर्जा लेकर फसल तैयार की तो बारिश आ गई। अब मैं क्या करूं? तभी वहां मुखिया आ गया। मुखिया रामू के पास आया और अपना कर्ज मांगने लगा। रामू, अब तुम्हारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। तुम मेरा कर्ज नहीं चुका पाओगे। अगर तुम मेरे पैसे नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हारी जमीन और घर जब्त कर लूँगा। साहब, मुझे थोड़ा और समय दे दो। अब तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। जल्दी से मेरे पैसे लौटा दो, नहीं तो तुम्हें अपनी ज़मीन और घर से हाथ धोना पड़ेगा। मुखिया की धमकी से रामू बहुत परेशान हो गया। उसने आत्महत्या करने की सोची। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। शायद मेरा अंत उनके लिए सही हो। रामू आत्महत्या के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसे अपने बच्चों की याद आती है। उसे लगता है कि वह मर जाएगा, लेकिन अगर वह मर गया तो क्या होगा? उसका सारा दुख और कर्ज बच्चों पर आ जाएगा। नहीं, मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए मरने से बेहतर है कि मैं उनके लिए लड़ूं। रामू अपने दोस्त मोहन के पास गया ताकि वह उसकी सलाह ले सके। मोहन, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। मुझे नहीं पता कि मैं अपने बच्चों का एडमिशन कैसे करवाऊं। रामू, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करूंगा। रामू घर वापस आया और कोमल को सारी बात बताई। घर में मातम छा गया। अब हम क्या करेंगे? बच्चों का एडमिशन कैसे होगा? पापा, एडमिशन के लिए पैसे कैसे मिलेंगे? माँ, क्या हमारा सपना अधूरा रह जाएगा? कोमल, हमें कोई उपाय निकालना होगा। बच्चों का भविष्य हमारे हाथ में है। तभी मोहन कोमल के घर आया। उसके हाथ में कुछ कागज थे। रामू, तुम्हारे बच्चों का एडमिशन हो गया है। यह कैसे हुआ? मैंने तुम्हारे बच्चों का रिजल्ट लिया। उनके अच्छे नंबर देखकर स्कूल ने गरीब किसानों के बच्चों को मुफ्त में एडमिशन देने का फैसला किया है। ये रहे उनके एडमिशन के कागज। मोहन, तुमने हमारी सारी समस्याएं हल कर दी। शुक्रिया दोस्त, भगवान का शुक्र है। अब हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल है। पापा, अब हम स्कूल जा सकते हैं? माँ, मैं नई किताबें और यूनिफॉर्म खरीदूंगा और हम छुट्टियों में तुम्हारे साथ खेतों में भी काम करेंगे। पापा, हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम सब अच्छे से पढ़ो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया। अब मुझे जाना है, मुझे बहुत काम करना है। मोहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारे लिए जो किया है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। दोस्त, शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। बच्चों के एडमिशन के बाद कोमल को कर्ज चुकाने की चिंता सताने लगी। कर्ज कैसे चुकाएंगे? फसल बर्बाद हो गई है। हमें कोई उपाय निकालना होगा। मैं सेठ से कुछ और समय मांग लूँगा और कुछ काम भी मांगूंगा। रामू ने सेठ से मिलने का फैसला किया और उसके पास गया। सेठ जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। कृपया मुझे कुछ और समय दे दीजिए। मैं आपका कर्ज जरूर चुका दूंगा, और अगर आपके पास कोई काम है तो कृपया मुझे दे दीजिए ताकि मैं मेहनत कर सकूं। रामू, मैं तुम्हें कुछ और समय दूंगा और काम के लिए यहाँ रखूंगा, लेकिन याद रखना, मुझे समय सीमा खत्म होते ही अपना पैसा चाहिए। हाँ मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। रामू मुखिया के यहाँ काम करने लगा। वह अपने खेत में भी काम करने लगा। धीरे धीरे उसने सेठ का कर्ज चुकाना शुरू कर दिया। देखो कोमल, मैंने सेठ का थोड़ा बहुत कर्ज चुका दिया है। अगर तुम इस तरह काम करती रहोगी तो हम जल्द ही कर्जा चुका देंगे। तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पापा, अब हम भी आपकी तरह पढ़ाई में मेहनत करेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। हाँ पापा, और हम आपको और माँ को भी कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुझे आप दोनों पर गर्व है। आपको मेहनत और ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यही जीवन की सच्ची शिक्षा है। रामू की मेहनत रंग लाई और उसने मुखिया का कर्ज चुका। उसके खेत में भी अच्छी फसल होने लगी और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। परिवार और दोस्तों का सहयोग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सहयोग से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बहुत समय की बात है, सूरतपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत ही ईमानदार और मेहनती थे। उस गांव में 3 कामचोर दोस्त रहते थे, अशोक, विनोद और बबलू। दिन भर आवारा घूमते रहते थे। दोस्तों, अब तो कुछ ना कुछ काम ढूंढना पड़ेगा। जब भी घर जाता हूँ, माता पिता ताना देते हैं। हाँ विनोद भाई, तुम सही कह रहे हो। कल रात तो पिताजी ने खाना देने से भी मना कर दिया था। हाँ भाई, मेरे माँ बाप भी मुझे रात दिन कोसते ही रहते हैं। अब तो कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। चलो भाई, छोड़ो ये सब। चलो आज जंगल में घूमने चलते हैं, बहुत समय हो गया है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों भाई, चलो। अरे क्या अशोक, चलो भाई, इतने नखरे ठीक नहीं है। बबलू और विनोद जबरदस्ती अशोक को अपने साथ जंगल में ले जाते हैं। तभी बबलू की नजर एक हिरन पर पड़ती है। देखो दोस्तों, हिरन, चलो उसका पीछा करते हैं। तीनों दोस्त हिरन का पीछा करने लगते हैं और देखते ही देखते हिरन उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। चल सेठ, तेरे पास जितना भी खजाना है हमें दे दे। अरे भाई, कुछ दया करो, मेहनत की कमाई है, वो सब हम नहीं जानते हैं। डाकू सेठ के सारे गहने और रुपए लूट लेता है। अरे सेठ, तू तो बड़ा मालदार निकला। ऐसा कहकर डाकू वहां से चले जाते हैं। ये सब होते हुए तीनों दोस्त देख लेते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। देखा दोस्तों, आज डाकुओं ने कितना बड़ा हाथ मारा, उसकी तो लॉटरी लग गई। हाँ विनोद, तुम ठीक कह रहे हो। अगर इतना पैसा हमें मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। चलो डाकू का पीछा करते हैं। तुम दोनों पागल हो गए हो, कैसी बातें कर रहे हो। ओह अशोक, तुम कितने डरपोक हो। कुछ नहीं होगा। नहीं भाई, मैं नहीं पीछा कर सकता, तुम ही जाओ। देखो भाई अशोक, अगर हमारे पास थोड़ा सा धन आ जाए तो क्या होगा, कम से कम हमारे माँ बाप को खुशी तो मिलेगी और उन पैसों से हम खुद का कोई छोटा सा बिजनेस कर लेंगे। हाँ भाई विनोद, तुम ठीक कहते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो भाई, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तीनों दोस्त डाकू का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते डाकू की गुफा तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर डाकुओं ने अपना लूटा हुआ सारा खजाना छिपा कर रखा था। तीनों दोस्त छिपकर गुफा पर रात भर नजर रखते हैं। अगले दिन सुबह डाकू नए शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। तभी मौका देखकर तीनों दोस्त गुफा में चले जाते हैं और खजाने को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
बाप रे, इतना सारा खजाना! इतना तो मैंने सपने में भी नहीं देखा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना सारा खजाना मेरे सामने रखा हो। चलो दोस्तों, जल्दी खजाना लूट लेते हैं, इससे पहले कि डाकू आ जाए। तीनों दोस्त जल्दी जल्दी खजाना उठाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी देर भागने के बाद मैं तो थक गया हूँ, अब और नहीं भाग सकता। किसी पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और फिर धन का बंटवारा भी कर लेते हैं। दूसरी तरफ डाकू लूटपाट करके अपनी गुफा में आया तो खाली गुफा को देखकर दंग रह गया और उसे बहुत गुस्सा आया। जिसने भी मेरा धन चुराया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो साथियों, डाकू चोर को ढूंढने निकल गए। इधर विनोद, अशोक और बबलू लूटे गए धन का आपस में बंटवारा कर रहे थे। आखिरकार धन का बंटवारा हो ही गया। अब चलना चाहिए। बबलू भाई, मैं थक गया हूँ, चलने की हालत में नहीं हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ऐसा कर बबलू, तू जाकर बाजार से खाना ले आओ। मैं और अशोक तेरा यही इंतजार करते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुमने खजाने में कोई गड़बड़ की तो? अरे बबलू, धन का तो बंटवारा हो गया है, अब हम कैसी गड़बड़ करेंगे? और वैसे भी हम तेरे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं हैं। ठीक है विनोद, तू कहता है तो चला जाता हूँ। बबलू खाना लेने बाजार चला जाता है। जब बबलू अशोक और विनोद के लिए खाना लाता है तो उसके मन में थोड़ा लालच आ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि मैं अगर दोनों के खाने में जहर मिला दूं तो दोनों खाना खाकर मर जाएंगे और सारा खजाना मेरा होगा। बबलू ऐसा सोचकर दुकान से जहर खरीदता है और खाने में मिलाकर दे देता है। दूसरी तरफ विनोद और अशोक बबलू को मारने की योजना बना रहे थे क्योंकि उनके मन में भी लालच आ गया था। अरे अशोक, क्यों ना ये धन हम दोनों आपस में बांट लें? लेकिन विनोद, यह धन तो बबलू का है, हम दोनों कैसे ले सकते हैं? कहीं तुम... नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सोचो जरा, हमारे पास और ज्यादा धन हो जाएगा। लेकिन विनोद, तुम बबलू को कैसे मारोगे? मैं नहीं, हम दोनों मारेंगे। जैसे बबलू खाना लेकर आएगा हम दोनों डंडे से उस पर वार कर देंगे। ठीक है विनोद, जैसा तुम कहो। थोड़ी ही देर में बबलू जहरीला खाना लेकर आ जाता है और दोनों बबलू पर हमला कर देते हैं। अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे मत मारो। विनोद और अशोक बबलू को जान से मार देते हैं और बहुत खुश होते हैं। देखा, बबलू को मारना कितना आसान हुआ। अब इतना सारा धन सिर्फ हम दोनों का है। हाँ विनोद, चलो अब खाना खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है। विनोद और अशोक जहरीला खाना खा लेते हैं और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। थोड़ी देर में वहां पर अपना धन ढूंढता हुआ डाकू आ जाता है। अरे, मेरा धन यहाँ पर? वहां पर विनोद, अशोक और बबलू के सब बेब पड़े हुए थे। उन्हें देखकर डाकू बोला, अच्छा तो ये तीनों थे जिन्होंने मेरा धन चुराया। लगता है ये आपसी रंजिश के शिकार हुए हैं। मुझे क्या, मुझे तो मेरा धन मिल गया। चलो अपना धन लेकर चलते हैं। इतने में ही वहां पर पुलिस को लेकर सेठ आ जाता है। सर जी, यह वही डाकू हैं जिन्होंने कल मेरा धन लूटा था। वहां पर विनोद, अशोक और बबलू की लाश देखकर इंस्पेक्टर बोलता है, ओह, तो अच्छा तुम लूटपाट के साथ हत्याएं भी करते हो? नहीं साहब, ये खून मैंने नहीं किए। चलो
ये सब थाने में ही जाकर बताना। देखा दोस्तों, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद गड्ढे में गिर जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल योर टूल्स को सब्सक्राइब करें।